नमस्कार, मंडी.com में आपका स्वागत है। मैं हूं भुवन भास्कर। कृषि सुधारों से संबंधित 3 कानूनों पर देश भर में चर्चा का दौर बदस्तूर जारी है। मंडी.com में भी हमने लगातार कई विशेषज्ञों, पूर्व सरकारी अधिकारियों और किसान समूहों से इस कानून के विभिन्न पहलुओं पर हफ्ता दर हफ्ता काफी गंभीर चर्चा की है। लेकिन अब भी हमारे पास देश भर से किसानों के कॉल और मैसेज आ रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि हमें इस बारे में और भी जानकारियां चाहिए। इसलिए हमने फैसला किया है कि हम कृषि क्षेत्र से जुड़े और विशेषज्ञों और जानकारों को कार्यक्रम में बुलाएंगे और आपके जो तमाम सवाल हैं या जो संशय हैं उन पर उनसे और ज्यादा गहराई से जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। इसी सिलसिले में आज जिन 2 खास मेहमानों को हमने अपने साथ जोड़ा है उनसे आपका हम परिचय करा देते हैं। हमारे पहले मेहमान हैं आर्या कोलेटरल वेयरहाउसिंग सर्विसेज के फाउंडर आनंद चंद्रा। आनंद फसल की कटाई यानी हार्वेस्टिंग के बाद की सेवाओं को एक सस्टेनेबल मार्केट एक्सेस देने के लिए 400 करीब एफपीओ के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। और हमारे दूसरे आज के मेहमान हैं डॉक्टर जगबीर रावत, जो मार्केट लिंकेज से लेकर और जो गुड एग्री प्रैक्टिसेस हैं यानी बेहतर कृषि के तौर तरीकों पर दशकों से किसानों और किसान संगठनों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है मंडी.com। आनंद प्रकाश जी, आपसे सबसे पहले मैं इस चर्चा की शुरुआत करता हूं। अब क्योंकि काफी समय निकल चुका है और एक तरह से जो सारा जो ब्यौरा है, जो कृषि सुधार से जुड़े 3 कानून हैं, वो अब बाहर आ चुके हैं और आप लगातार किसानों के बीच में हैं, किसानों के साथ काम कर रहे हैं। तो आपसे मैं समझना चाहूंगा कि किसानों में किस तरह से इसकी समझ बन रही है और आप जब किसानों से इंटरेक्ट करते हैं तो किस तरह के सवाल या समस्याएं आपके सामने इन कानूनों को लेकर रखी जा रही हैं? लोग जो हाँ फील्ड में काम कर रहे हैं किसानों के साथ, हम लोग को ये समझ में आ रहा है कि अभी भी जो एक्ट में प्रोविजंस आए हैं, जो अमेंडमेंट्स वगैरह किए गए हैं, वो अभी किसानों तक पहुंच नहीं पा रहे हैं। सोशल मीडिया और न्यूज़ के थ्रू जो उसके बारे में बताया जा रहा है कि उससे नुकसान है किसानों को। जैसे अगर एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट जो अमेंडमेंट हुआ, अगर देखा जाए तो उसके अमेंडमेंट से किसानों पे अभी तक कोई फर्क नहीं है। उल्टा इस अमेंडमेंट के तहत सरकार ने जो पहले एक अनसर्टेनिटी थी कि प्राइस बढ़ेगा तो एक लिमिट लगा देंगे, उसको क्वांटिफाई करने की कोशिश की है कि भाई अगर हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूस है तो उसका दाम अगर पिछले 5 साल के एवरेज या पिछले 12 महीने के एवरेज से 100% बढ़ गया तो उस पर स्टॉक लिमिट लगा देंगे। उसी प्रकार से जो नॉन पेरिशेबल कमोडिटी फूड ग्रेन्स वगैरह हैं उसमें वो 50% का प्राइस इंक्रीज बढ़ने पे लिमिट लगा देंगे। तो उन्होंने सरकार ने इसको क्वांटिफाई करने की कोशिश की है, नहीं कि भाई अगर प्राइस राइस 100% से ज्यादा होगा हॉर्टिकल्चर क्रॉप में पिछले 12 महीने के प्राइस के मुकाबले या 5 साल के मुकाबले जो भी कम होगा, उसको बेस मान के अगर प्राइस 100% बढ़ गया हॉर्टिकल्चर कमोडिटी में तो वो स्टॉक लिमिट तब इम्पोज करेंगे। और सेम चीज 50% का फिगर डाला है अगर वो नॉन पेरिशेबल कमोडिटी हो। तो स्टॉक लिमिट का देखा जाए तो किसानों पे कोई इम्पैक्ट ही नहीं है जी। दूसरा, स्टॉक लिमिट तो सरकार यूज करती है जब कोई प्राइस एब्रप्टली बढ़ जाए। जैसे एसेंशियल कमोडिटीज में कोरोना के इम्पैक्ट के बाद सैनिटाइजर और हैंड वॉश को भी डाल दिया, एसेंशियल मास्क और सैनिटाइजर को, ताकि उसके प्राइस बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ रहे थे। तो देखा जाए तो किसानों पे एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट कोई वही नहीं है। फिर अगर हम दूसरे वाले एक्ट पे आ जाएं जो कि फार्मर प्रोड्यूस ट्रेड वाला है, ट्रेड एंड प्रमोशन के लिए, उसमें देखा जाए तो सरकार ने एपीएमसी भंग नहीं की। सरकार ने एक ऑल्टरनेट चैनल दे दिया कि आप अपना माल कहीं भी बेच सकते हैं। हाँ आनंद, आपको मैं बीच में थोड़ा रोकना चाहूंगा इस पर। दरअसल मैं अलग अलग कानूनों पर हम थोड़ा विस्तार से कार्यक्रम के दौरान चर्चा करेंगे, लेकिन शुरुआत में मेरा विचार ये है कि आप दोनों ही विशेषज्ञों से हम ये समझ सकें कि वास्तव में, क्योंकि आप लगातार किसानों के साथ काम कर रहे हैं, किसान समूहों के साथ काम कर रहे हैं, तो किसानों को समस्या कहाँ आ रही है, अगर आ रही है तो क्या उनको कुछ समझ में आ रहा है? जैसा कि स्वयं अभी आनंद ने कहा भी कि बहुत सारी चीजों में तो किसानों को अभी क्लियर ही नहीं है और जो मीडिया का शोर इतना हावी है कि इसी के कारण भ्रम बन गया है। डॉक्टर रावत, आपका अपना अनुभव क्या है? किसान से किस तरह के सवाल कर रहे हैं, किस तरह का जो संशय वो आपके सामने जता रहे हैं, और आपको क्या लगता है, साथ में अगर मैं आपसे ये भी पूछूं कि कहाँ कहाँ किसानों को समझाए जाने की या किस तरह समझाए जाने की जरूरत है? ये जो तीनों हमारे कानून पास हुए हैं, इनमें बस एक हरियाणा, पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक परंपरा
जो कि काफी मजबूत परंपरा रही है एपीएमसी की, वो लोगों के माइंड में है पक्की कि भाई उससे उनकी रक्षा होती रही है। ये तो ये माइंड में उनके बैठा ही हुआ है कि वो रक्षा का कवच है फार्मर्स के लिए। ये तो समझना पड़ेगा। राजनीतिक पार्टियां भी, मैं बहुत लंबे समय से देखता रहा हूँ, एपीएमसी में जब भी बदलाव की बात उठती थी, वो इंडस्ट्री से उठती थी तो वो मना कर देती थी कि भाई हम नहीं करेंगे, इसको बदलेंगे नहीं। मार्केटिंग व्यवस्था में आने के बाद ये तीनों लेजिस्लेशन को, तीनों को समझा जाए, तो तीनों को समझने के बाद हमें लगता है कि ये जो भी किया गया है ये तो अवश्यंभावी था, ये होना ही था, इसके बिना गुजारा ही नहीं होना था। तो ये हमारा एक तरह से हम कहते हैं कि ये बड़ी दुरूह स्थिति है, पैराडॉक्स है, होना भी चाहिए और ये लोग कहते नहीं भी हो। खासकर पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में समझना ये पड़ेगा कि इसकी डीप रूट पे जाना पड़ेगा। होना तो जरूर चाहिए, लेकिन प्रेजेंटली जैसे लगता है कि भाई नहीं हो, ये भी वक्तव्य चलता, आपकी वार्ता में अगर यही चलता रहे जी, और हम जी, जी। इसको यानी आगे ये बढ़कर समझ पाए, ये जो भ्रम वो की बड़े स्थिति- ज्यादा। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। Yes. और हमारे इस पूरी चर्चा का मतलब भी यही है कि हम इस जो हाँ, भ्रम है, जो विरोधाभास है, उसको समझ पाए कि क्यों विरोधाभास। लगता है कि होना ही चाहिए, लेकिन फिर किसान विरोध क्यों कर रहा है। एक आम आदमी के मन में सवाल आता है कि अगर सब अच्छा है तो किसान का विरोध क्यों है। हम जरूर इसको समझेंगे, आपने बिल्कुल सही बिंदु उठाया है। लेकिन फिलहाल वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद हमारी ये चर्चा जारी रहेगी। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए मंडी रोड। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल, मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल, कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद, किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। एक बार फिर स्वागत है आपका मंडी.com में। हम बात कर रहे हैं कृषि सुधार के जो 3 कानून भारत सरकार ने लागू किए हैं उनके बारे में, और जो एक कहा जाए कि जो एक विशेषज्ञ राय है, जो कृषि जानकार हैं उनकी राय है, और फिर कहीं किसानों की ओर से, चाहे कुछ क्षेत्रों में सीमित किसानों की ओर से ही सही, लेकिन किसानों के बीच से एक विरोध का स्वर कभी कभी सुनाई दे रहा है। उसके जो कहाँ विरोधाभास है, क्यों ऐसी स्थिति बनी है। हमारे साथ डॉक्टर जगबीर रावत और आनंद चंद्रा दोनों मौजूद हैं। दोनों ही कृषि क्षेत्र से लंबे समय से जुड़े हुए हैं और सैकड़ों की तादाद में एफपीओज हैं जो किसान उत्पादक संगठन है, उनके साथ काम करते रहे हैं। इसलिए उनकी आवाज एक तरह से किसानों की आवाज भी है उसमें शामिल। तो डॉक्टर रावत, फिर जो पुरानी बात हमारी चल रही थी ब्रेक पे जाने से पहले, उसी की ओर वापस लौटते हैं। आप जिस विरोधाभास की बात कर रहे थे, थोड़ा उसको समझाइए, क्योंकि आप लगातार हरियाणा और पंजाब के किसानों से ही इंटरेक्शन करते रहे हैं। कहाँ पे ये भ्रम है, क्यों ये विरोध है? अगर एक बिंदु आगे बढ़ पाए तो मैं ये कहना चाहता हूँ, वो ये भी चाहते हैं, क्योंकि मैं एनिमल हस्बेंड्री से भी जुड़ा हुआ हूँ, वहाँ इनकम बढ़ जाती है, 4 से 5 गुना फिशरीज में भी बढ़ जाती है, 3 गुना भी बढ़ जाती है। लेकिन बढ़ती है नंबर 2 लेजिस्लेशन के द्वारा जो आया है, उसमें लेजिस्लेशन में वही चीज है, आपको रिफॉर्म्स, पूरी सप्लाई चेन में रिफॉर्म्स की जरूरत है। ये नहीं है कि भी एक जगह सामान आएगा ट्रेडिंग एरिया पे और उस बाउंड्री में आपको एक बार प्राइसेस मिल जाएंगे, प्राइस कैप्चर करने का एपीएमसी की बाउंड्री में, उसमें ये पॉसिबल नहीं है।
कि ये जो नंबर 2 लेजिस्लेशन है, इसमें बहुत सारा ऐसा है जो उनको फार्मर्स को चाहिए और मिलना ही चाहिए, चाहे उनको फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से मिले, हाँ, लेकिन डॉक्टर उनको रावत, मिलना ही चाहिए। मैं इसमें थोड़ा एक दूसरा सवाल भी मेरा ये है कि आखिर ये हाँ। बात जो आपने कहा कि एमएसपी को लेके किसानों के बीच में संशय है, उनको लेके कहीं ना कहीं डर है, लेकिन ये डर आया कहाँ से है? क्योंकि लगातार प्रधानमंत्री, जो कि इस देश की एक तरह से सर्वोच्च कार्यकारी एक प्रशासनिक व्यवस्था है, वो लगातार वो कहते रहे हैं कि ऐसी कोई योजना सरकार की नहीं है। यहाँ तक कि जो तीनों कानून है, कहीं भी उसमें कहीं दूर दूर तक इसका जिक्र नहीं है। फिर ये डर कहाँ से आ रहा है? वो मैं फिर वही बिंदु पे आना चाहता हूँ कि वो जो चाहते हैं फार्मर्स कि उनकी इनकम बढ़ जाए और उतनी ही लैंड में बढ़ जाए, वो हो तो इन लेजिस्लेशन से पॉसिबल होगा, संभव तो इनसे होने वाला है, संभव होगा ही इनसे। और इनमें विरोधाभास ये है कि पूर्व व्यवस्था उसमें कहीं ना कहीं किसी भी तरह के लोग हों, सभी के लिए एक तरह की एक मिनिमम सिक्योरिटी अवेलेबल है। वो सोचते हैं कि ये मिनिमम सिक्योरिटी ना जाए। दूसरा यह कि रिफॉर्म्स जो सुधार है वो ये लगता है कि दूर की कौड़ी है, ये लगता है। हाँ, वो जब होगा तब होगा, ये तो अपने को मिल रहा है, मतलब ये जो मिल रहा है वो हरियाणा पंजाब में तो मिल ही रहा है, तो वो सोचते हैं कि यही, लेकिन हरियाणा पंजाब के लिए भी ये ठीक नहीं है प्रेजेंट जो व्यवस्था। आनंद जी, ये सारी जो चर्चा हम कर रहे हैं उसमें खास तौर से क्योंकि आपका फील्ड भी वेयर हाउसिंग का है और आपने अपनी जो पहले भी हम बात कर रहे थे ज्यादा आपने उस पर ध्यान भी केंद्रित किया था, उसी पे मैं फिर से आना चाहूंगा कि जो एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट में जो सरकार ने सुधार किया है और जिसमें कि एक तरह से अभी भी ये बैरियर तो रखा ही गया है कि हॉर्टिकल्चर में 100 का अगर मूल्य में बढ़ोतरी होती है और ग्रेन्स में अगर 50% की होती है, तो लेकिन फिर भी मैं आपसे ये समझूंगा कि इसमें किसानों के लिए क्या, जैसा आप शुरू में कह रहे थे, क्या किसानों का इससे कोई मतलब नहीं बनता है, या जो कि कई विशेषज्ञों का मानना है कि इस सुधार के बाद वेयर हाउसिंग सेक्टर में निजी क्षेत्र की ओर से बड़े पैमाने पर निवेश आने की संभावना बन रही है, जो पहले इस डर के कारण नहीं आती थी कि कहीं से कोई सरकार उठकर या कोई भी प्रशासनिक अधिकारी उठकर और स्टॉक लिमिट लगा सकता है। तो इसका कितना फर्क पड़ने वाला है? एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट का, जैसे कि मैंने पहले भी जिक्र किया, कि किसान की सेहत पे या जिंदगी पे इसका कोई असर नहीं है, क्योंकि आज तक किसी सरकार ने कभी स्टॉक लिमिट लगाई ही नहीं किसानों पे, ना कभी आगे लगा सकती है। और जो स्टॉक अभी सरकार ने क्या किया एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट में, एक जो कहते हैं ना जजमेंट जो होता है वो आदमी की पसंद के हिसाब से होता है। जैसे किसी को तेज चलाना पसंद है, किसी को कम चलाना पसंद है, तेज स्पीड कम अच्छी लगती है, किसी को कम स्पीड अच्छी लगती है, वो पसंद के हिसाब से होता है, जो उसका जजमेंट बोलते हैं जो। लेकिन जब आप उस चीज को क्वांटिफाई कर देते हैं तो वो यस और नो में हो जाता है तब्दील। तो इस एक्ट के जो अमेंडमेंट है उसके तहत इन्होंने वो जजमेंट फैक्टर किसी एक इंडिविजुअल या स्टेट के ऊपर से हटा करके क्वांटिफाई कर दिया कि अगर रिटेल प्राइस 5 साल का एवरेज या 1 साल के एवरेज से 100% बढ़ेगा तब स्टॉक लिमिट आएगी। तो आपने वो जो जजमेंट वाली पावर को क्वांटिफाई कर दिया। इन्होंने कोई एक्ट हटाया नहीं, ना किसी कॉर्पोरेट को पावर दी कि वो ज्यादा स्टोर कर ले या किसी एक एंटिटी को फेवर करे, इन्होंने सिर्फ उस चीज को क्वांटिफाई कर लिया। बट हाँ, जो डिसीजन मेकिंग पावर है कि कब लगानी है उसको उन्होंने क्वांटिफाई कर दिया ताकि उसका जो कोई मिसयूज ना हो सके। जी। अब वो नंबर 100 होना चाहिए 50 है, उस पर डिबेट हो सकती है कि ये 100% क्यों है, 50% क्यों है, 50 का 40 होना चाहिए, 50 का 30 होना चाहिए। वो ग्रेजुअली जैसे जैसे चलेगा उसमें डिबेट भी हो सकता है। और साथ ही एक दूसरी बात ये भी होती है कि कानून तो ऐसे ही बनते हैं और फिर जब लूप होल्स उसमें कुछ पता चलती हैं तो उसको लूप होल को बंद करने के लिए कुछ नए कानून भी बनाए जाते हैं, फिर उसमें बदलाव भी किए जाते हैं। तो इसीलिए ये कोई पत्थर की लकीर वैसे भी नहीं है। फिलहाल वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद हमारी ये चर्चा जारी रहेगी। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए मंडी पॉडकास्ट। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के।
घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। ये कामयाबी है अन्नदाता की। ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान, सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। एक बार फिर मंडी.com में आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं कृषि सुधारों से संबंधित जो 3 कानून भारत सरकार ने लागू किए हैं उनके बारे में, और उन्हें लेकर किसानों के बीच जो संशय का माहौल है, कम से कम कुछ इलाके के किसानों के बीच में जरूर है। उनके बीच में काम करने वाले किसान संगठन, उत्पादक संगठनों के साथ काम करने वाले 2 विशेष मेहमान हमारे साथ इस समय जुड़े हुए हैं और उनसे लगातार हम चर्चा कर समझने की कोशिश कर रहे हैं कि गड़बड़ कहाँ है। आनंद चंद्रा जी, आपसे जो बात हमारी हो रही थी उसी विषय को हम आगे बढ़ाते हुए ये मैं पूछना चाहता हूँ। जैसे डॉक्टर रावत ने इसको एक बड़ी अच्छी बात कही कि किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए दूसरा कोई उपाय नहीं था। जो सरकार ने ये 3 कानून जो पास किए और लागू किए वो करना ही था। अगर आप वास्तव में, जो प्रधानमंत्री का एक लक्ष्य भी है कि 2022 तक किसानों की आमदनी दोगुना करेंगे, तो उसको पाने के लिए दूसरा कोई उपाय था भी नहीं। आपका जो अपना अनुभव है उसमें आप क्या देखते हैं, कितना महत्वपूर्ण ये कानून होंगे किसानों की आमदनी को बढ़ाने में? जैसा मैंने पहले बताया, एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट से तो किसानों के पे ज्यादा इम्पैक्ट है नहीं, क्योंकि वो एक क्वांटिफिकेशन किया गया है डिसीजन मेकिंग पावर पे। दूसरा जो मेन एक्ट है जिससे किसानों को मेरे हिसाब से बहुत ही पॉजिटिव इम्पैक्ट है, वो है फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स, जो प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन बिल है 2020 का। अगर थोड़ा सा पीछे जाए, एपीएमसी बनाने का कारण क्या था? एपीएमसी या मंडी बनाने का कारण ये था कि किसानों को एक जगह मिले जहां वो जा करके उचित दाम पे वो बेच सके। अब जैसे जैसे टाइम पास हुआ, अब वहां पे कमीशन एजेंट ने अपना अपना शिकंजा कसा। अब इसमें पॉजिटिव भी है कि उन्होंने किसानों को ऐसे लोन दिए या मतलब आप उधारी दी जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या ऑर्गेनाइज सेक्टर नहीं दे पाते। वो रिस्क उन्होंने लिए, जिसकी वजह से उनका एक स्ट्रांग होल्ड हो चुका है वहां पे। अब वो स्ट्रांग होल्ड टूटना दिख रहा है ये नए एक्ट के तहत, क्योंकि नया एक्ट कहता है कि किसान कहीं भी बेच सकता है। अब आप सबको पता है कि अब इलेक्ट्रॉनिक का जमाना हो चुका है, ई-नाम आ चुका है, तो इससे क्या होगा कि मार्केट में अब कोई भी प्लेयर जाकर के कहीं से भी माल खरीद सकता है, किसान भी अपना माल ऑनलाइन बेच सकता है। तो इसके ऑनलाइन हो जाने से या ओपन हो जाने से क्या है, आपने डिमांड बढ़ाने के ऑप्शन दे दिया है। डॉक्टर रावत, यही सवाल, हालांकि आपने पहले ही ये कहा बहुत साफ तौर पे कि बिल्कुल ये जरूरी एक कानून है जो कि किसानों की आमदनी को बढ़ाने में भूमिका निभा सकते हैं, लेकिन इसका जो तीसरा कानून है जिस पर अभी हम लोगों ने बात नहीं की है अभी तक, वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से जुड़ा हुआ है। और क्योंकि आप लगातार एफपीओ के साथ काम कर रहे हैं, इसलिए ये सवाल मैं आपसे मानता हूं कि एक महत्वपूर्ण सवाल है कि कितना फर्क इससे पड़ेगा जो एफपीओ अपना कारोबार कर रहे हैं, एफपीओ अपने पूरी खेती की योजना बना रहे हैं उस पर, और क्या इस बारे में एफपीओज ने सोचना कुछ शुरू किया है अभी तक? जो लेजिस्लेशन है, ये कानून है, इनमें फार्मर्स की डेफिनेशंस में एफपीओ भी है। व्यवस्था यह कि फार्मर्स ऑर्गेनाइज हो जाएं, तो अगर फार्मर ऑर्गेनाइज हो जाते हैं तो उनके ऑर्गेनाइजेशन के एक बड़े फॉर्मेट में एफपी, फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी आती हैं और कोऑपरेटिव्स आती हैं। इनमें क्रांतिकारी संभावनाएं पैदा हो गई हैं। ये मैं बिल्कुल विश्वास के साथ और पुरजोर शक्ति के साथ बोलता हूँ, हमारे देश में अप्रत्याशित संभावनाएं पैदा हो गई हैं। इन लेजिस्लेशन में जो नंबर 2 लेजिस्लेशन आने के बाद और तीनों को जोड़ ले तो बड़ी संगठनात्मक जो शक्तियां प्रयोग की जा सकती हैं हमारे बोर्ड एंड कॉर्पोरेशन और यूनिवर्सिटीज के माध्यम से,
जो कि अभी तक नहीं हो पा रही थी, इन लेजिस्लेशन, इन कानूनों ने वो खोल दी है। पॉसिबल हो गया है, ये संभव हो गया है। और जहां तक बात है कि क्या ये ऐसा कुछ एफपीओज में अंडरस्टैंडिंग है एनडीडीबी डेयरी सर्विसेज की और हम लोगों की लाला लाजपत राय यूनिवर्सिटी में, हम लोगों ने जो अपने अनुभव से, मैं 2 जगह से तो मैं बता सकता हूँ, पुराने भी सकारात्मक अनुभव हैं और अब भी जो 10,000 कंपनियां इस तरह की बननी है, 6,000 ब्लॉक्स हैं, मान लो 6,000 ब्लॉक में एक प्रोड्यूसर कंपनी को अपनी शक्तियां बढ़ाने का टाइम मिलता है और मंडी भी उसमें इंटीग्रेट हो जाती है, एपीएमसी भी वाली भी हो जाती है, नॉन एपीएमसी भी फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी चलाती है, तो ये है क्रांति। आनंद जी, ये सवाल जो है इसी को मैं अब आपसे भी पूछूंगा, क्योंकि लगातार मैं बार बार जोर दे रहा हूं और शुरू में ही कार्यक्रम की शुरुआत में मैंने जैसा कहा था कि हमारा जोर ये समझने के लिए है कि किसानों में और जो वास्तव में जो लेजिस्लेशन है या जो कानून है और कानून किसानों की समझ है, उसमें जो फर्क है वो कहाँ पर है। इस लिहाज से मैं अब आपसे पूछ रहा हूँ कि जो सवाल मैंने अभी डॉक्टर रावत से पूछा, जो एफपीओज के साथ आप मिल रहे हैं और जो उनके साथ आप बातचीत आपकी होती है, तो एफपीओज की समझ कितनी बनी है? क्योंकि वो किसानों में भी जो सबसे समझदार किसान है वो माना जाता है कि एक संगठन के तौर पे साथ आके काम कर रहे हैं, तो उनकी समझ कितनी बनी है? और जो समझ के साथ जो असली बात यह है कि कितनी तैयारी उनमें आप देख रहे हैं इन कानूनों से जो फायदे होने वाले हैं उन फायदों को उठाने के लिए? जो रावत जी ने बताया, मैं उसमें पूरी तरीके से सहमत हूँ। ये जो तीनों लेजिस्लेशंस आए हैं ये किसानों के लिए बहुत ही पॉजिटिव है। उनको अब जो तीसरा वाला आया है जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग वाला है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पहले भी हो रही थी, पंजाब, राजस्थान, एमपी और तमिलनाडु में एपीएमसी एक्ट पहले अमेंड करके वहां पे चालू कराई गई थी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। आईटीसी का ई चौपाल चालू किया गया था एमपी में। तो उस तरीके से बड़े एग्जाम्पल है। पेप्सी अपना पंजाब में पोटैटो खरीदता है फार्मिंग करा करके। अगर देखा जाए तो ये हमारे देश में सबसे बड़ी समस्या क्या है? हमारे देश में सबसे बड़ी समस्या है कि हमारी इतनी बड़ी आबादी आज की तारीख में खेती बाड़ी पे डिपेंडेंट है बाकी देशों के मुकाबले, और जैसे जैसे टाइम पास हो रहा है जो लैंड फ्रेगमेंटेशन है वो बढ़ता जा रहा है। भाई दादाजी के पास 10 एकड़ था, अब वो पोतों के पास 1.5 एकड़ बचा, क्योंकि लैंड डिवाइड हो गया, लैंड बढ़ा नहीं। तो उस हिसाब से जो फ्रेगमेंटेशन की वजह से आप कोई नई टेक्नोलॉजी नहीं लगा पाते। एक खेत में कोई एक सीड लगाता है, बगल वाले खेत में दूसरी सीड लगाता है, तो जो ग्रो भी करते हैं वो कोमिंगल नहीं हो पाता, मतलब मिक्स नहीं हो पाता, उसकी अलग वैरायटी। अब जब एफपीओ के थ्रू या कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के थ्रू एग्रीगेशन होगा तो सब एक तरह की सीड इस्तेमाल करेंगे, इनपुट सबका एक होगा, पेस्टिसाइड सबकी एक जैसी होगी, तो उससे जो आउटपुट होगा वो बहुत ज्यादा होगा। जब आउटपुट बहुत ज्यादा होगा तो उससे फायदा किसानों की इनकम में होगा। वही आउटपुट आप जो दूसरे वाले एक्ट के तहत मंडी के थ्रू बेचेंगे या ऑनलाइन बेचेंगे तो आपको ज्यादा प्राइस मिलेगा, आपकी परचेसिंग पावर बन जाएगी, यानी आप नेगोशिएशन ज्यादा कर पाएंगे सामने वाले के साथ। जी, चलिए, इस पूरी चर्चा के लिए आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ कार्यक्रम में आप जुड़े और ये सारी बातें हमारे दर्शकों के साथ साझा की। तो ये थे हमारे आज के दोनों मेहमान, आनंद चंद्रा जी और डॉक्टर जगवीर रावत जी, जो बात कर रहे थे जो कृषि सुधार के कानून आए हैं उन पे, उनके प्रभावों पे। फिलहाल अब मंडी.com में हो गया है वक्त, मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए डीडी किसान, क्योंकि डीडी किसान पर कार्यक्रमों और समाचारों का सिलसिला जारी। आपकी राय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं और अपनी राय दे सकते हैं। साथ ही आप ईमेल के जरिए भी हमें अपनी राय दे सकते हैं। हमारा ईमेल पता है ncdexmandi@gmail.com।